Good evening, students. So today in this lecture we'll take one of the important chapter from your रस शास्त्र, that is परिभाषा प्रकरण. ठीक है, परिभाषा प्रकरण. तो देखो परिभाषा प्रकरण में जो सबसे पहले है कि परिभाषा होती क्या है. ठीक है, तो परिभाषा के लिए एक 2 लाइन का कोटेशन है, that is from रसतरंगिणी, that is निगूढ़ अनुक्त लेशोक्त संदिग्धात प्रदीपिका सुनिश्चितार्थ विबुद्ध ही परिभाषा निगद्यते. तो परिभाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें निगूढ़, ठीक है, सेकंड है अनुक्त, थर्ड है लेशोक्त एंड द फोर्थ है संदिग्ध. तो निगूढ़ का मतलब क्या होता है? हिडन, मतलब हिडन जो वर्ड है उनको बोलते हैं निगूढ़. ठीक है, सेकंड है अनुक्त. अनुक्त का मतलब क्या होता है? अनटोल्ड, जिन शब्दों के बारे में बताया ना गया हो. ठीक है, थर्ड है लेशोक्त. लेशोक्त मतलब जिन शब्दों के बारे में पार्शियली बताया गया हो, पार्शियली टोल्ड. और जो फोर्थ है दैट इज संदिग्ध, मतलब डाउटफुल, अ डाउटफुल वर्ड. ठीक है, तो परिभाषा एक ऐसा साधन होती है जिसके द्वारा हमें हिडन, अनटोल्ड या पार्शियली टोल्ड और डाउटफुल चीजों का क्लियरेंस होता है. ठीक है, तो जिसके द्वारा हमें इन सब वर्ड का सुनिश्चित, मतलब एक फिक्स और एक अच्छा और एक हमें उसका एक क्लियर ज्ञान हमें हो जाता है इन चीजों का. तो वो है आपका परिभाषा. ठीक है, अब इस परिभाषा जो है इसकी क्या जरूरत है रसशास्त्र में. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस परिभाषा. तो देखो परिभाषा का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, क्योंकि बिना परिभाषा के ज्ञान के कोई भी वैद्य रसशास्त्र में निपुण नहीं हो सकता, उसमें दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता. कैसे नहीं कर सकता? जैसे अगर उसका एग्जांपल देकर अगर मैं बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक प्रिपरेशन बना रहे हो, उस प्रिपरेशन में सपोज करो आपने 5 इंग्रेडिएंट लिए हैं. ठीक है, तो उस 5 इंग्रेडिएंट में सपोज करो आपका एक है त्रिफला. ठीक है, तो त्रिफला में आपको पता है कि हिडन है, 3 चीजें इसमें हिडन है, हरितकी, विबितकी और आम्लकी. तो आपने अगर परिभाषा पढ़ा है, अगर आपको परिभाषा का ज्ञान है तो आपको पता है कि यस त्रिफला इज हरितकी, विबितकी और आम्लकी. लेकिन आपने कभी परिभाषा पढ़ा ही नहीं, आपको परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस त्रिफला की जगह आप कुछ भी डाल दोगे, आप नीम डाल दोगे, आप हरिद्रा डाल दोगे, आप लोद्र डाल दोगे, आपको पता ही नहीं ना उस चीज का. ठीक है, तो इसीलिए परिभाषा का ज्ञान अगर है तो आपको पता है कि हाँ भाई त्रिफला में हरितकी, विबितकी और आम्लकी आती है. अगर आपने इन तीनों की जगह कुछ और डाल दिया तो जो प्रिपरेशन बनेगी क्या वो रिजल्ट देगी? नहीं, जो रिजल्ट उसको देना चाहिए वो उतना रिजल्ट नहीं देगी. ठीक है, अगर दूसरा अगर और इसको अच्छे से समझे तो जैसे अब यहाँ पे अनुक्त, अनुक्त का बताया है अनटोल्ड. जैसे आयुर्वेद में बताया है दुग्ध, कहीं पर भी अगर दुग्ध अगर वर्ड आता है तो वो हमें अंडरस्टूड होता है कि हमें उसको गोदुग्ध लेना है, गोदुग्ध. ठीक है, लेकिन हमें परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर दुग्ध के साथ में जो अनटोल्ड जो चीज है, मतलब गो, गाय का दूध ऐसा नहीं बताया, सिर्फ दुग्ध बता दिया है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि भाई दुग्ध का मतलब है गोदुग्ध ही हमें उसका ग्रहण करना है, क्योंकि वो एक अनुक्त है. वो परिभाषा के ज्ञान के द्वारा वो एक बार वो चीज क्लियर होगी भाई हाँ दुग्ध मतलब गोदुग्ध. तो इन सब चीजों के लिए मतलब परिभाषा का जो ज्ञान है वो जरूरी है. ठीक है, ओके. अब परिभाषा के ज्ञान के बाद में है, इसमें 2 चीजें आती है. एक आपका आता है धन्वंतरी भाग और एक आता है रुद्र भाग. इस इंपोर्टेंट है, वाइवा में पूछे जाते हैं ये धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग. और थ्योरी में भी 1-2 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धन्वंतरी भाग क्या होता है और रुद्र भाग क्या होता है. तो देखो धन्वंतरी भाग में बताया है कि रोगी के लिए रोगी के ही खर्चे से तैयार की गई औषधियों का एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज धन्वंतरी के नाम से वैद्य को दिया जाता है. समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बताया है इन्होंने कि अगर आपने कोई भी तेल बनाया है, अगर आप कोई भी तेल या घृत अगर बना रहे हो रोगी के लिए, तो उसी के ही खर्चे से आपने तेल और घृत बना लिया, तो इस तेल और घृत का फिक्स मतलब इसका आधा भाग, मतलब जितना बना है, अगर आपने 50 लीटर अगर बनाया है तो उसका 25 लीटर. क्लियर? और उसके बाद में अगर आप अवलेह बना रहे हो तो अवलेह का 8वां भाग, मतलब 1/8 पार्ट, 8वां भाग. और अगर आपने कोई भी भस्म बनाई है या कोई चूर्ण आपने बनाया है या कोई आपने
वटी मतलब टैबलेट अगर बनाई है तो उसका 7वां भाग। ठीक है, तो ये फिक्स कर दिया गया है। तो इन सब का ये जो फिक्स पार्ट है ये भगवान धन्वंतरी के नाम से वैद्य को दिया जाता है, उसको बोलते हैं धन्वंतरी भाग। तो जैसे घरों में भी होता है कि भाई कोई फेस्टिवल वगैरह है या कुछ भी है तो हम भगवान के नाम से हम एक मतलब कोई भी चीज बनाते हैं, उसका सबसे पहले हम भगवान के नाम का एक पोर्शन, हम एक पार्ट उसका निकाल देते हैं। ठीक है, और बाद में उसको किसको दे देते हैं, गाय वगैरह को हम खिला देते हैं उसको। तो सेम वही चीज है यहाँ पे कि निकाला तो वो धन्वंतरी के नाम से जाता है, लेकिन हम उसको बाद में किसको दे देते हैं, वैद्य को ही दे देते हैं। तो ये है धन्वंतरी भाग। ठीक है, जो सेकंड है दैट इज रुद्र भाग। रुद्र भाग में क्या बताया है कि जो भी वैद्य या वैद्य का रोगी मतलब डॉक्टर या डॉक्टर का पेशेंट, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जब किसी भी व्यापारी से, तो व्यापारी को आप क्या समझ सकते हो, कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी स्टॉकिस्ट है, ठीक है, जो मेडिकल जो ये सप्लाई करते हैं, तो वहां से किसी भी वैद्य ने या वैद्य के रोगी ने पर्टिकुलर किसी व्यापारी से जब वो मेडिसिन खरीदते हैं, तो ये व्यापारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो स्टॉकिस्ट है, ये जितने की दवाई खरीदी है, जैसे सपोज करो 100 रुपीज की दवाई खरीदी है इन्होंने, तो ये क्या करते हैं, इस 100 रुपीज का 11वां भाग, ठीक है ना, उसका 11वां भाग वो वैद्य को, डॉक्टर को कमीशन के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये आजकल बहुत चलती है ये चीजें। तो वो हो गया आपका रुद्र भाग। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में परिभाषा प्रकरण में ही अब आपके सिलेबस में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें है आवाप है, सबसे पहले आवाप है, निर्वाप है, ढालन, भावना, जालना, उसके बाद में है मूर्छना, शोधन, मारण, अमृतीकरण, लोहितीकरण। ठीक है, उसके बाद में है 11वें नंबर पे मृत लोहो है, फिर सत्वपातन, शुद्धावर्त, ध्रुति और 15th है धातु परीक्षा, मतलब नोट धातु इट्स भस्म परीक्षा। ठीक है, भस्म परीक्षा मतलब जब आप मारण के बाद भस्म बनाते हो, मारण प्रोसीजर के बाद में, तो जो भस्म है वो आपकी अच्छी बनी है नहीं बनी है, उससे रिलेटेड आचार्यों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई है, जैसे रेखा पूर्णत्व है, वारितर है, तो वो सभी इसमें आएगी भस्म परीक्षा में। और जो 16th जो है पोर्शन है दैट इज पार्ट द्रव्य वर्ग। तो द्रव्य वर्ग में है आम्ल वर्ग है, रक्त वर्ग है, क्षार वर्ग है, अष्टक्षार है, पंचक्षार है, तो वो सभी इसी में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 1 by 1 देखेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी है, इनका मीनिंग क्या है सभी का। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले है दैट इज आवाप। तो देखो आवाप का मतलब क्या होता है, इसको प्रतिवाप भी बोलते हैं, प्रतिवाप। तो आवाप में होता है किसी भी धातुवादी द्रव्य को, कोई भी आपकी धातुवादी द्रव्य है, धातुवादी, तो किसी भी धातुवादी द्रव्य को अग्नि पर आपको पिघलाना है, अग्नि पर उसको मेल्ट करना है, मतलब उसको पिघलाना है आपको। और पिघलाने के बाद में जो मेल्ट हो गई है, इसमें आपको कोई भी चूर्ण, किसी भी द्रव्यादि का उसमें चूर्ण आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्वर्ण है, स्वर्ण धातु को अग्नि पर मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद वो पिघल जाएगी, पिघलने के बाद में उसमें सपोज करो आपने क्या मिला दिया, त्रिफला चूर्ण मिला दिया आपने, उसमें त्रिफला चूर्ण उसमें डाल दिया, उसमें मिला दिया या उसमें छिड़क दिया आपने, तो वो आपका कहलाएगा आवाप। क्लियर? जो सेकंड है दैट इज निर्वाप। तो देखो निर्वाप में क्या करते हैं, जो भी धातु आदि द्रव्य है, अब धातु आदि द्रव्य में आपका महारस भी है, उसमें धातु है, उपधातु है, मतलब रसादि द्रव्य है आपका। ठीक है, उसको क्या किया आपने, धातु आदि द्रव्य को अग्नि पर उसको किया आपने रक्त प्रतप्त। रक्त प्रतप्त का मतलब क्या होता है, उसको रेड हॉट। ठीक है, तो उसको अग्नि पर आपने गर्म करके उसको रेड हॉट कर लिया, और उसको रेड हॉट करने के बाद में किसी भी द्रव पदार्थ में, किसी भी द्रव पदार्थ में उसको बुझाना। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है निर्वाप। ठीक है, जो थर्ड है दैट इज
ढालन, ढालन का मतलब होता है डालना। जैसे जो भी आपकी धातु आदि द्रव्य है, कोई भी धातु आदि द्रव्य है, उसको अग्नि पर पिघलाना है। जैसे हमने यहाँ पर आवाप में पिघलाया था, ठीक है, तो उसको अग्नि पर आपको क्या करना है, मेल्ट करना है, मतलब उसको पिघला लेना है। जब वो अग्नि पर मेल्ट हो जाएगी तो उसको किसी भी द्रव पदार्थ में डालना, ठीक है। तो आवाप में तो आप क्या कर रहे थे, उसको अग्नि पर वो मेल्ट होने के बाद में उसमें किसी द्रव्यादि चूर्ण को, किसी भी द्रव्य के चूर्ण को आपने उसमें डाला था, लेकिन यहाँ पर उसको मेल्ट करने के बाद में किसी द्रव पदार्थ में उसको डाल देना है, मेल्टेड जो आपकी मेटल है उसको, ठीक है। तो ये है आपका ढालन, ठीक है। जो फोर्थ है दैट इज भावना। तो भावना में क्या करते हैं, भावना, तो देखो भावना में जो भी आपका द्रव्यादि चूर्ण है, कोई भी द्रव्यादि चूर्ण है या कोई भी आपकी भस्म आदि है, कोई भी चूर्ण या जो भस्म आदि है उसको आपको खरल में लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी चूर्ण ले लिया या भस्म ले ली यहाँ पर। अब इसको खल्व यंत्र में लेकर और इसमें कोई भी आपको लिक्विड डालना है बाहर से, कोई भी द्रव पदार्थ, जल हो सकता है, स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, कांजी, किसी भी द्रव पदार्थ के साथ में इस द्रव्यादि चूर्ण या भस्म को मर्दन करके आपको सुखा लेना है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पर चूर्ण या भस्म ले ली किसी भी द्रव्य का, उसमें सपोज करो आपने जल डालना है, तो जल कितना डालेंगे, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, जितने में ये अच्छे से क्या हो जाए, डिप हो जाए। और इन अदर वर्ड्स आप बोलते हैं इसको सम्यक प्लुत, मतलब जो आपने इसके अंदर मटेरियल डाला है वो पूरा अच्छे से एक बार उसमें भीग जाए, उसमें जो लिक्विड है वो ऊपर तक उसमें, मतलब जो मटेरियल आपने डाला है वो लिक्विड में नीचे डिप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार उसके लिए वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो। तो उसमें आपने जल डाला आवश्यकता अनुसार, और आवश्यकता अनुसार जल डालकर उसको पेशनी है आपकी, ठीक है, उस पेशनी से उसको आपको मर्दन करना है, मर्दन करना है, और ट्रिचुरेशन जिसको बोलते हैं, ट्रिचुरेशन करना है। और मर्दन करते करते जो आपने लिक्विड डाला है आपको उसको सुखाना है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं भावना। तो जैसे हम कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि 4 भावना या 7 भावना या 10 भावना या 21 भावना ऐसे वहां पर मेंशन होता है। तो उसका मतलब यही है कि आपने एक बार लिक्विड डाला, उसको आपने ड्राई कर लिया, फिर से दूसरी बार लिक्विड डालेंगे, फिर से ड्राई कर लिया। तो एक बार लिक्विड डालकर उसको मर्दन करके सुखा लेना, दैट इज कंप्लीशन ऑफ 1 भावना, ठीक है, ओके। तो अब जो ये आपने भावना दी है, अब इसमें 2 चीजें आती है, एक तो सुभावित और एक आता है दुर्भावित। इसका मतलब क्या है कि आपने लिक्विड डालकर इसको मर्दन करके भावना दी आपने, तो जो आपने मर्दन किया है वो मर्दन आपने अच्छे से किया है या नहीं किया है, क्योंकि आप जितना ज्यादा मर्दन करेंगे, क्योंकि बताया भी है कि मर्दनम गुणवर्धनम, जितना आप उसका मर्दन करेंगे तो उतना ही आपका जो यहाँ पे पेस्ट बनेगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा। आप इस पेस्ट की जब टैबलेट बनाते हो तो बिल्कुल स्मूथ बनती है, उसके जो किनारे हैं वो फटते नहीं है, अगर वो मटेरियल सुभावित है, मतलब अगर आपने उसको अच्छे से मर्दन किया है तो। और अगर आपने उसको अच्छे से मर्दन नहीं किया तो जब आप उसकी टैबलेट बनाएंगे तो टैबलेट स्मूथ नहीं बनेगी, टैबलेट के जो किनारे हैं वो भी फट जाते हैं, और वो हाथ में भी आपके स्टिक होती है। जब आप उसकी टैबलेट बनाते हो तो जो मटेरियल है, जो पेस्ट है, वो हाथ में भी आपका चिपकता है। तो ये है सुभावित और दुर्भावित। क्लियर होगी ये बात आपको, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है जारना। तो जारना में क्या करते हैं, जारना का मतलब होता है टू डाइजेस्ट, ठीक है, कि मतलब पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण कराना या उसमें जारण कराना या उसमें डाइजेस्ट कराना, ठीक है। तो
गंधक आदि द्रव्य, गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण और डाइजेस्ट कराना। ठीक है, जैसे आप गंधक आदि में गंधक भी हो सकता है, स्वर्णमाक्षिक हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक या अन्य किसी भी द्रव्य को उसने आपने डाइजेस्ट करना है, मतलब पारद के अंदर वो चीज आपको डाइजेस्ट करा देनी है। तो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जारना में, जो पारद में आप किसी भी चीज का डाइजेशन कराते हो, उसमें पचाते हो, तो वो जो द्रव्य है, अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे पारद है, पारद में आपने क्या किया, 2 kg आपने गंधक है, पारद में 2 kg गंधक का आपने चारण करा दिया। तो ये जो गंधक है, इसका पारद में डाइजेशन के बाद में जो एक गंधक है, इसको आप किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो गंधक है, ये पारद में क्या हो जाती है, आत्मसात हो जाती है, मिल जाती है। किसी भी तरीके से जो आपने पारद में जिस किसी भी द्रव्य का जारण कराया है, आप उसको किसी भी तरीके से पारद से अलग नहीं कर सकते हो। सो दिस इज जारणा। उसके बाद है नेक्स्ट है दैट इज मूर्छना। मूर्छना में क्या करते हैं, जो पारद है, पारद में गंधक के साथ, मतलब विद गंधक और विदाउट गंधक, मतलब पारद में गंधक के साथ या बिना गंधक के निश्चित तौर पर व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं मूर्छना। और मूर्छित पारद, मैंने आपको अभी जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें भी बताया था कि पारद को मूर्छित अवस्था में उपयोग करते हैं रोग नाशन के लिए। तो वो मूर्छना वही है कि मूर्छना के द्वारा हम जो पारद को प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं मूर्छित पारद। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूर्छना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज शोधन। ओके, जो नेक्स्ट है पॉइंट दैट इज शोधन। तो शोधन में हम क्या करते हैं, तो देखो शोधन का जो जनरल मीनिंग है दैट इज प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य, नॉट ओनली खनिज द्रव्य एज वेल एज वानस्पतिक द्रव्य, तो किसी भी द्रव्य के अंदर जो मल होता है और या उसमें जो अशुद्धि होती है या उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, तो किसी भी द्रव्य के अंदर जो मल, इम्प्योरिटीज या अशुद्धियां जो होती है, उनको हम दूर करने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं वो है शोधन कर्म, उसको हम बोलते हैं शोधन। तो हम शोधन में क्या कर सकते हैं, हम शोधन में हम स्वेदन भी कर सकते हैं, हम प्रक्षालन कर सकते हैं, ठीक है, भावना दे सकते हैं, या भर्जन। भर्जन का मतलब फ्राई करना। ठीक है, तो ये है आपका शोधन। ठीक है, अब शोधन के बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज मारण। तो मारण में क्या करते हैं, मारण, तो देखो मारण का जो दूसरा नाम है दैट इज भस्मीकरण। भस्मीकरण और भस्म बनाने का प्रोसीजर, उसको मारण भी बोलते हैं, भस्मीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने शोधन किया, किसी भी द्रव्य का हमने शोधन किया, तो मारण में क्या करते हैं, जो भी आपके पास में शोधित द्रव्य है, अभी हमने जो शोधन किया था, तो जो भी शोधित द्रव्य है उस शोधित द्रव्य को किसी भी वानस्पतिक द्रव्य के स्वरस के साथ में, क्वाथ के साथ में, जल के साथ में, ठीक है, तो किसी भी वानस्पतिक द्रव्यों के स्वरस आदि के साथ में उसको क्या करना है, खल में, भाई आपके पास शोधित द्रव्य, उसको खल में लिया और किसी भी वानस्पतिक द्रव्य का उसमें स्वरस, क्वाथ या जल हमने मिला दिया। मिलाने के बाद उसका क्या करेंगे, मर्दन। मर्दन करने के बाद में जो यहाँ पर पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, उसकी हम छोटी छोटी बनाएंगे चक्रिका। चक्रिका का मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी, ठीक है, उसका हमें चक्रिका बनानी है। इस चक्रिका को हमें ड्राई करना है, ठीक है, सुखाना है।
और सुखाने के बाद में इस चक्रिका को हमें शराब में रखना है, शराब, ठीक है, ऐसे शराब में उसको रखना है हमें। और शराब में रखकर दूसरा शराब हमें ऊपर से उसके ऊपर उल्टा रख के इसको हमें करना है संधि बंधन, दोनों के जो मुख है उसको संधि बंधन करना है, और इसको बोलते हैं शराब संपुट। क्लियर? तो इसको संधि बंधन करने के बाद में हमें इसको देनी है अग्नि। अग्नि और अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? पुटर। पुटर भी क्या है? अग्नि का प्रमाण है। बाकी और डिटेल हम पुटर प्रकरण में पढ़ेंगे। तो हमें इसको अग्नि या पुटर देना है। तो इससे जो द्रव्य है, जो हमने अंदर में चक्रिका रखी है, जो द्रव्य की जो चक्रिका रखी है, तो ये कैसे बन जाती है? भस्म। क्लियर? तो ये है आपका भस्मीकरण और मारण का प्रोसीजर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज अमृतीकरण। तो देखो अमृतीकरण जो है ये एक स्पेशल प्रोसीजर है। अमृतीकरण, तो अमृतीकरण एक स्पेशल प्रोसीजर है जो भस्म के लिए किया जाता है। अभी हमने मारण में भस्म बना ली। अब भस्म बनने के बाद में कभी कभी उस भस्म में कुछ दोष रह जाते हैं, भस्म में कुछ दोष शेष रह जाते हैं। उन दोषों को खत्म करके या उन दोषों को निकालने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं, ताकि वो जो भस्म है वो दोषों से रहित होकर अमृत के समान हो जाए। अमृत। क्लियर? तो भस्म बनने के बाद में जो भस्म में कुछ दोष रह जाते हैं, उन दोषों को दूर करना ही क्या है? अमृतीकरण है। ठीक है, तो जो अमृतीकरण है ये एक स्पेशल प्रोसीजर है। जैसे स्पेशली अभ्रक भस्म के लिए किया जाता है, या स्वर्णमाक्षिक भस्म के लिए इसको करते हैं, और ताम्र भस्म के लिए और लोह भस्म के लिए। तो इन कुछ भस्मों के लिए किया जाता है अमृतीकरण। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जो आपका टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, दैट इज लोहितीकरण। लोहितीकरण, तो लोहितीकरण में हम क्या करते हैं? देखो लोहित का मीनिंग होता है रेड। तो लोहितीकरण एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो भस्म है उस भस्म में हम रक्त वर्ण उत्पन्न करते हैं, रक्त वर्ण। ठीक है, तो ये जो लोहितीकरण है ये भी सभी भस्मों के लिए नहीं किया जाता, कुछ पर्टिकुलर भस्म के लिए किया जाता है, जैसे अभ्रक भस्म, ठीक है, और स्वर्णमाक्षिक भस्म आदि के लिए किया जाता है। तो इसमें करते कैसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभ्रक भस्म है, अभ्रक भस्म है सपोज करो, तो ये अभ्रक भस्म है ना, इसका स्टैंडर्ड क्या कहता है अभ्रक भस्म का? कि जो अभ्रक भस्म है वो रक्त वर्ण की होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन आपने भस्म बनाई, अभ्रक भस्म आपने बनाई, लेकिन वो भस्म रक्त वर्ण की ना बनी। समझ में आई? मतलब वो रक्त वर्ण की ना बने, या आपने अभ्रक भस्म का अमृतीकरण किया है और अमृतीकरण के बाद में जो उसका रक्त वर्ण था वो कुछ कम हो गया हो, ठीक है, तो हमें वापस से उसमें लोहितीकरण की क्रिया करके उसको रक्त वर्ण का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड तो वही है ना कि जो अभ्रक भस्म वो कैसी होनी चाहिए? लाल वर्ण की होनी चाहिए। तो ये है आपका लोहितीकरण, मतलब भस्म में रक्त वर्ण उत्पन्न करना ही क्या है? लोहितीकरण। ठीक है, उसके बाद में है मृत लोह, और इसी को क्या बोलते हैं? रेखा पूर्णत्व। रेखा पूर्णत्व, तो जो मृत लोह और रेखा पूर्णत्व है ये आगे आपकी भस्म परीक्षा में भी आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? जो हमने अभी भस्म बना ली, कोई भी भस्म हमने बना ली, उस भस्म को आपकी तर्जनी एंड अंगुष्ठ, ठीक है, मतलब आपका जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है, तो उस भस्म को थोड़ा सा लेना है और अपने अंगूठे और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके बीच में उसको रब करना है, रगड़ना है। तो रगड़ने से जो आपके फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, जो आपके फुर्रोज है, इनमें वो भस्म क्या है? एंट्री कर जाती है, और उसके बाद में आप जब हाथ को क्लीन करते हो तो वो उसमें से निकलती नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भस्म होती है वो फाइनेस्ट होती है, बहुत ही उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो आपके फिंगरप्रिंट्स में चले जाते हैं, निकलते नहीं हैं।
तो उस भस्म को क्या बोलते हैं? मृत लोह रेखा पूर्णत्व। ठीक है, तो रेखा पूर्णत्व यही होता है कि जो भस्म है वो आपस में रगड़ने से वो बाहर नहीं निकलते। एक बार जब आप उसको रगड़ के क्लीन करते हो तो आपकी जो रेखाएं हैं इनमें प्रविष्ट कर जाती है और निकलती नहीं है। दैट इज मृत लोह रेखा पूर्णत्व। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सत्वपातन। तो देखो सत्वपातन में क्या है, दो चीजें हैं। सत्व का मतलब क्या होता है? सार भाग। सार का मतलब होता है उसका जो मेन पार्ट है उस किसी भी एक चीज के अंदर, या उसका जो एसेंस है, तो इस एसेंस को बाहर निकालना दैट इज सत्वपातन। तो इसमें क्या बोलेंगे कि किसी भी जो आपके धातुवादी द्रव्य है, किसी भी धातुवादी द्रव्य को किसी भी अम्ल द्रव्य के साथ में, अम्ल द्रव्य या क्षार द्रव्य या उसको द्रावक वर्ग द्रव्य, और इस द्रावक वर्ग का ही जो दूसरा नाम है वो है सत्वपातन वर्ग द्रव्य। ठीक है, तो किसी भी धातुवादी द्रव्य को इनके साथ में मिलाकर, अच्छे से मिलाकर, और उसका आपको क्या बनाना है? गोला, मतलब एक बोलस टाइप में उसको बनाना है। और उसको गोला बनाया, उस गोला को आपने रखा मूषा में, और इस मूषा को किस में रखा? कोष्ठी यंत्र में। ठीक है, तो कोष्ठी यंत्र में उसको रखकर और उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, मतलब हाई हीट उसको देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो धातुवादी द्रव्य है उसका जो मेन जो उसमें एसेंस है, जो उसका सारा भाग है, वो निकल जाता है। तो ये है आपका सत्वपातन। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे आपका Fe2O3 है, Fe2O3 इज गैरिक। ठीक है, तो जब हम गैरिक का सत्वपातन करते हैं तो गैरिक को क्या करते हैं? किसी भी अम्ल द्रव्य या क्षार वर्ग के द्रव्य के साथ में गैरिक को मिलाना है। मिलाकर उसको मूषा में रखेंगे, गोला बनाकर मूषा में रखना है, और मूषा में रखकर उसको कोष्ठी यंत्र के द्वारा उसको हीट देनी है, अग्नि देनी है। तो जो ये अग्नि देने से क्या होगा, ये Fe2O3 है, तो इसके अंदर जो मेन जो पार्ट है दैट इज Fe। तो ये Fe क्या हो जाता है, इसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो दिस इज सत्वपातन। अब सत्वपातन के बाद में एक है शुद्धावर्त। तो शुद्धावर्त किसको बोलते हैं? जब हम अग्नि जलाते हैं, जब हम अग्नि जलाते हैं तो जो अग्नि है जब वो पीक लेवल पर होती है और श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ में जब अग्नि जलती है तो उसको बोलते हैं शुद्धावर्त। और बताया है कि जो शुद्धावर्त है उसके उस अग्नि, जो शुद्धावर्त जो अग्नि होती है उसके ऊपर हर धातुवादी द्रव्य का सत्वपातन हो जाता है या उसका सत्व निकल जाता है। तो वंस अगेन क्या हो गया, मैंने यहाँ भी आपको बताया है कि कोष्ठी यंत्र में रखकर उसको हमें तीव्र अग्नि देनी है। और यहाँ पर भी शुद्धावर्त मैंने कब बताया, जब अग्नि अपने पीक लेवल पर जलती है तो श्वेत वर्ण की होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी द्रव्य के सत्वपातन के लिए हमें क्या है, शुद्धावर्त, मतलब शुद्धावर्त। और जब अग्नि श्वेत वर्ण के साथ जलना शुरू हो जाती है तो हमें उतनी अग्नि उसको देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं शुद्धावर्त। ठीक है, एक है लास्ट पॉइंट है दैट इज द्रुति। अब देखो द्रुति का मतलब क्या होता है, किसी भी धातुवादी द्रव्य की लिक्विड फॉर्म, उसकी लिक्विफाइड फॉर्म। अब लिक्विफाइड फॉर्म का मतलब जैसे आपका कोई भी खनिज आदि द्रव्य है, ठीक है, उस खनिज आदि द्रव्य को जब किसी विशिष्ट औषधि के साथ में हम अग्नि पर गर्म करके उसको लिक्विफाई कर लेते हैं। क्लियर? जब किसी भी खनिज आदि द्रव्य को, किसी भी खनिज आदि द्रव्य को हम क्या करते हैं, किसी भी विशिष्ट औषधि के साथ में, ठीक है, विशिष्ट औषधि के साथ में मिलाकर हम उसको क्या देते हैं, अग्नि। अग्नि देने से क्या हो जाता है, वो लिक्विफाइड। तो ये जो लिक्विड हो गया, जो लिक्विफाइड स्टेट है, इसको उस द्रव्य की बोलते हैं द्रुति। क्लियर? ठीक है। अब जो ये द्रुति है, ओ इसका क्या
स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो इसमें बताया है हमने किसी भी कोई भी खनिज द्रव्य है आपके पास में, आपने उसको हीट दिया, आपने उसको क्या किया, अग्नि दी। अग्नि देने के बाद में एक ऐसी स्टेज आती है कि वो जो पर्टिकुलर जो आपका खनिज द्रव्य है, ठीक है, धातुवादी द्रव्य है, वो कैसा हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसका वो अपना एक मेल्टिंग पॉइंट अचीव करता है और वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही अग्नि देना बंद करते हो, कुछ टाइम के बाद में वो अगेन क्या हो जाएगा, सोलिडिफाई। ये आपको पता है, जनरल सी चीज है। लेकिन जब हम उसी खनिज द्रव्य को जब किसी विशिष्ट औषधि के साथ में पिघला लेते हैं, अग्नि पर मेल्ट कर लेते हैं, और जब हम हीट देना बंद कर देते हैं, तो वो जो लिक्विड जो स्टेट है ये वापस से सॉलिडिफाई नहीं होती जैसे जनरली होता है, ठीक है। तो ये एक बार लिक्विड होने के बाद में रूम टेम्परेचर पर हमेशा के लिए लिक्विड ही रहती है। तो इसको आपका बोलते हैं द्रुति। जैसे फॉर एग्जांपल है गंधक द्रुति, ठीक है, गंधक द्रुति। तो अब ये जो द्रुति हम बनाते हैं, इस द्रुति के लक्षण, तो इस द्रुति के कहते हैं कि 5 लक्षण है। तो 5 लक्षण में कौन कौन सा है, एक तो है नीले पत्तों, मतलब जो ये द्रुति है, ये जो भी जिस पात्र में या जिस बर्तन में आपने इस द्रुति को रखा, तो उसके साथ ही चिपकती नहीं है। सेकंड जो है दैट इज द्रुतत्व, मतलब एक बार लिक्विफाइड होने के बाद में ये हमेशा क्या रहती है, लिक्विड स्टेट में। जो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज लघुता, मतलब जिस द्रव्य की आप द्रुति बना रहे हो, तो द्रुति बनने के बाद में जो मूल धातु होती है उससे द्रुति हल्की होती है। क्लियर। अब जैसे हम गंधक द्रुति बनाते हैं, तो जो गंधक का जो होती है वो गुरु है, लेकिन वो द्रुति बनने के बाद में वो किस में आ जाती है, उसमें लघुता आ जाती है, उसमें लघु होती है वो अपने मूल पदार्थ से। उसके बाद में जो फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज तेजस्त, मतलब जो द्रुति है वो कैसी होती है, चमकदार, तेज रहता है उसके अंदर। और जो फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज असंयोगश्च सूतश्च। सूत किसको बोलते हैं, सूत इज वन ऑफ द सिनोनिम फॉर पारद। तो इसमें बताया है कि जो ये द्रुति है, ये जो द्रुति है जब इसको पारद के साथ मिलाते हैं तो ये पारद में मिलती नहीं है। देखो पारद भी लिक्विड है, पारद भी लिक्विड स्टेट में होता है, द्रुति भी लिक्विड स्टेट में है, दोनों लिक्विड है, लेकिन फिर भी जब द्रुति को पारद में मिलाते हैं तो द्रुति अलग रहती है, पारद के साथ मिक्स नहीं होती है। तो ये द्रुति के है 5 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद में है जो नेक्स्ट है दैट इज भस्म परीक्षा और द्रव्य वर्ग, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।